नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। संभल में, उत्तर प्रदेश के संभल में जो आग लगी थी वो अभी पूरी तरह से बुझी नहीं है। वो मामला गरमाया हुआ है, लेकिन इस बीच एक अदालत ने, राजस्थान की एक स्थानीय अदालत ने अजमेर शरीफ दरगाह जो है उसको लेकर, उसके सर्वे को लेकर एक याचिका स्वीकार कर ली। दरअसल अजमेर शरीफ को लेकर विवाद ये हुआ कि उसको लेकर एक याचिकाकर्ता ने दावा किया है और उनका दावा यह है कि उनके पास प्रमाण है, वो कुछ पुरानी किताबों का, और अजमेर शरीफ के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उन स्ट्रक्चर्स को लेकर दावा करते हैं कि अजमेर शरीफ दरअसल एक मंदिर को ख़त्म करके, मंदिर को तोड़ करके बनाया गया है। अब ये मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने इसके लिए अजमेर शरीफ का सर्वे कराने की याचिका को स्वीकार कर लिया। 20 दिसंबर को इसके सर्वे कराने के लिए कोर्ट ने कहा कि इसकी अगली सुनवाई जो है 20 दिसंबर को होगी, और कोर्ट ने सबको नोटिस इस संबंध में जारी कर दिया है। लेकिन मैं आज अजमेर शरीफ या संभल की जामा मस्जिद पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि सारे मामले जाहिर सी बात है अदालती प्रक्रिया से चल रहे हैं, और देश में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें बड़े साफ से है कि अगर आप एक कोर्ट में जाते हैं, अगर आपको वहां संतुष्टि नहीं मिलती, आपके पास यह अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि आप उसको ऊपर की कोर्ट में, बड़ी कोर्ट में उसको चुनौती दे सकते हैं। लेकिन आज हुआ क्या, जब ये अजमेर शरीफ की बात आई तो फिर जजों पर छिड़ गई लड़ाई। जी, इस देश में अब तक तो हमने देखा था कि चुनाव जैसे ही खत्म होता है, कोई भी चुनाव खत्म होता है, तो चुनाव आयोग, ईवीएम और पता नहीं क्या क्या, पुलिस प्रशासन, सब पर उंगलियां उठाई जाती हैं। सबको कहा जाता है कि सब बिके हुए जी, सब बिके हुए, सब चोर हैं। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव खत्म हुआ, उपचुनाव के नतीजे आने के बाद, महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद मामला कुछ ज़्यादा ही पेचीदा हो गया, क्योंकि ये मामला संभल से भी जुड़ गया और अब ये मामला अजमेर शरीफ से भी जुड़ गया। क्योंकि संभल की हिंसा हम देख चुके हैं, दंगे वहाँ पे हम देख चुके हैं, उसको लेकर अभी भी लगातार कार्रवाई हो रही है। पुलिस एक के बाद एक सबूत पेश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार की जो भूमिका है, पुलिस की जो भूमिका है, उसकी वजह से दंगे भड़के। आज तो अखिलेश यादव जी ने बाकायदा एक ट्वीट भी कर दिया जिसमें नीचे जय श्री राम का भी जिक्र है, और एक तरह से अखिलेश यादव का ट्वीट ये कहता है कि वहां पर जय श्री राम के नारे लग रहे थे, इसलिए वहां पर दंगे भड़के। इस बारे में हम कल भी बात कर चुके हैं। लेकिन आज जिस विषय को मैं उठाना चाहता हूं वो ज्यादा गंभीर है। मैं फिर कह रहा हूं, देश में संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान की चर्चा की जाती है, संविधान की दुहाई दी जाती है। आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब संसद में शपथ ली तो उनके हाथ में भी संविधान की कॉपी थी। ये दिखाने की कोशिश है कि संविधान सर्वोच्च है, सबसे बड़ा है। लेकिन उसी संवैधानिक व्यवस्था में तो हमें न्यायालय भी मिले हैं ना, उसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत हमें जज भी मिले हैं, न्यायपालिका मिली है। लेकिन आज जैसे ही अजमेर की बात आई, जजों पर छिड़ गई लड़ाई, क्योंकि अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर जैसे ही एक स्थानीय, एक लोकल कोर्ट ने इसके सर्वे की याचिका स्वीकार कर ली, नोटिस जारी किया, ठीक वैसे ही समाजवादी पार्टी के बड़े नेता राम गोपाल यादव ने सीधा हमला न्यायपालिका पर कर दिया, जजों पर कर दिया। राम गोपाल यादव ने कहा कि इस देश में जो छोटे छोटे जज हैं वो दंगा भड़का रहे हैं, आग लगा रहे हैं। छोटे छोटे जज। सवाल यह है कि हमने जितना इस संविधान को जाना, जज की कुर्सी पर जो बैठा होता है वो सर्वोच्च होता है, जज छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन राम गोपाल यादव कहते हैं कि छोटे छोटे जज देश में आग लगा रहे हैं। और सिर्फ इतना नहीं, उन्होंने तो आज छोटे छोटे जजों की बात की, लेकिन वही राम गोपाल यादव हैं जो देश के सबसे बड़े जज, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, टीवी कैमरों के सामने उनको गाली तक दे चुके हैं। हालांकि बाद में जब विवाद हुआ तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, मेरी बात को मीडिया ने गलत दिखा दिया, मैं तो उनके लिए नहीं कह रहा था, किसी और के लिए ऐसे कह रहा था। लेकिन आज उन्होंने सीधा कह दिया कि जज जो है वो आग लगा रहे हैं। तो आज दो टूक में इस पर चर्चा जरूरी है। हे राम, अब जजों पर भी संग्राम? क्या इस देश में अब जजों पर भी संग्राम होगा? क्या हम जजों को भी जिम्मेदार ठहराएंगे? जजों को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। हम एक तरफ संविधान की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ जजों को हम कटघरे में खड़ा करके कह रहे हैं कि जज देश में आग लगा रहे हैं। अगर हमें न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है, जजों पर भी भरोसा नहीं है, तो फिर इस देश को कैसे चलाना चाहते हैं? क्या हम देश को बांग्लादेश की तरह चलाना चाहते हैं कि जहां भीड़ जाए, भीड़ का राज हो? हमें कोई संस्था नहीं चाहिए। और यह मामला इसलिए गंभीर है
क्योंकि अकेला पहला मामला है, जजों पर बात आज हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए ना, इससे पहले पूरा विपक्ष का नैरेटिव देखिए, चुनाव आयोग करप्ट है, ईवीएम खराब है, सेना बदमाश है, सेना निकम्मी है, सेना चीफ जो है वो गली का गुंडा है, मीडिया बिकी हुई है, पुलिस खराब है, कमिश्नर चोर है, देश के अधिकारी जो भ्रष्ट हैं। सवाल यह कि सब चोर हैं, सब भ्रष्ट हैं, सब बिके हुए हैं। सिर्फ इस देश के जो 2-4 बड़े बड़े नेता हैं ना, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, वो सच्चे हैं। वो दुनिया के, भारत के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे सच्चे नेता हैं, सबसे चरित्रवान, सबसे ईमानदार नेता। बाकी सारी संस्थाएं बिकी हुई हैं। क्या इस सोच के साथ हम देश को चलाना चाहते हैं कि आप जो कहें वही सही, बाकी सब बिका हुआ है, सब खराब है, किसी संवैधानिक संस्था पे आपको भरोसा नहीं? आज आपने जजों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया कि जज भी देश में आग लगा रहे हैं। दो टूक में आज इस पर चर्चा जरूरी है, लेकिन उससे पहले इन बयानों को सुनिए। इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। राम गोपाल जी के पार्टी का डीएनए है कि राम भक्तों पर ही, उनका नाम है राम गोपाल, लेकिन ये हिंदुओं पर गोली चलवाने की बात करते हैं, उनके अधिकार को छीनने की बात करते हैं। यही मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय, तो उन्होंने यही किया था। ये वोट के खातिर मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं। हिंदू कहाँ जाएंगे? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? उनकी जुबान नहीं खुलती है। केवल हिंदुओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, राम गोपाल जी, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये अब बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी भी सबक सीखें, देश का मुड अब इनके साथ नहीं। अच्छा, जब कोई न्याय नहीं कहीं से मिलेगा तो निराश होकर आदमी क्या करता है? निराश होकर न्याय मिलेगा तो कभी कुछ नहीं है, शांति होती। हमेशा शांति न्याय के रास्ते से ही निकलती है। और न्याय जब नहीं मिलता है, निराश हो जाता है आदमी, कहीं से न्याय नहीं मिलता है तो कुछ न कुछ तो लोग करते ही हैं। अगर समाजवादी पार्टी पराजय जो उपचुनाव में हुई है उसकी खींच उत्तर प्रदेश का माहौल ख़राब करके उठाने की कोशिश कर रही है तो बहुत नुकसान उठाएगी। चाहे उनका कोई सांसद हो या विधायक हो या पदाधिकारी हो, कानून को कोई हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो भी करेगा। तो आपने तमाम बयानबाजी सुनी और इसी को लेकर आज की दो टूक चर्चा होगी। अजमेर शरीफ का नाम आया तो नेताजी ने जजों को ही अपराधी बनाया। और आज 4 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। मेरे साथ तारिक खान जी जुड़ चुके हैं, तारिक खान जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। निखिल जैन जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, एडवोकेट भी हैं। वो अच्छी बात है कि आज जो है वो एडवोकेट हैं तो उनकी कुछ उनकी जो जानकारी है उसका भी फ़ायदा मिलेगा। विनीत जिंदल मेरे साथ हैं स्टूडियो में, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं शुरुआत तारिक खान जी आपसे ही कर रहा हूं। तारिक खान जी, सवाल ये है कि जजों ने कोई फैसला दिया, वो आपको अच्छा लग सकता है, ख़राब लग सकता है, उसको आप चुनौती दे सकते हो, पूरी एक संवैधानिक प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन देश में जज आग लगा रहे हैं। क्या ये स्वीकार्य है ये बयान? देखिए, क्या जजेस के ऊपर इससे पहले भारत में कभी सवाल नहीं उठा? अगर नहीं उठा तो छोड़ दीजिए, फिर बात ही मत करिए। क्या, और पूरे इतिहास शुरू से शुरू करिए आज़ादी के बाद से। और मैं इधर ही का रिसेंट में बताता हूँ, दिल्ली के जज
जिन्होंने बीजेपी के 3 नेताओं के खिलाफ कहा कि मुकदमा लिखिए, उनका 2 दिन में ट्रांसफर हो गया, शायद मुरलीधर नाम था उनका। 2-3 जज जो राम मंदिर का फैसला देते हैं उनको बड़े पद मिल जाते हैं एक ही 2 दिन के बाद। तो जजेस के ऊपर सवाल न उठाना, अगर ऐसा कहीं कानून में लिखा हुआ है तो वो दिखा दीजिए, फिर नहीं पूछेंगे। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर जब तक है, और बीजेपी की तो सत्ता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नहीं बदलने नहीं की, नहीं कुछ तारिक जी, कर- मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे भी आऊँगा, और अच्छी बात है। आप मेरे ख्याल से जितनी मेरी जानकारी, आप भी जो है लॉ के विद्यार्थी खत्म हैं। कर दें। हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा मैं एक मिनट में आऊँगा, इस विषय पर आऊँगा। अभी अब मैं कहीं नहीं जा रहा, आप ही के पास हूँ। अब टाइम खराब कर रहे हैं नहीं ना नहीं, मैं आप। बिल्कुल टाइम नहीं खराब कर रहा सर। आप ठीक है, विद्वान ठीक है, प्रवक्ता, देख आप रहा ही के हूं, पास आ रहा हूँ। मैंने कहा देख रहा हूं, प्लेसेस ऑफ मैं वर्शिप कर एक्ट रहा पर हूं। भी मैं आता हूँ, थोड़ी देर में आते हैं। लेकिन आपने जो बात की, मैं उसी पर थोड़ा बने रहना चाहता हूँ। आप कहते हैं जजों की भूमिका पर सवाल उठते हैं, ठीक है, उठते हैं सवाल, लेकिन जज देश में आग लगा रहे हैं, ये बयान आपको ठीक लगता है? बिल्कुल। जज को ये देखना, क्या जज को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में नहीं पता है क्या? अच्छा, एक बात बताइए, हमारे सामने 3 बड़े मुद्दे आए। मथुरा का, ठीक, आजादी के बाद की बात कर रहा हूं, वैसे तो अयोध्या का मामला 1800 कुछ में ही दायर हो गया था, लेकिन आजादी की बात बता रहा हूं। मथुरा, काशी, अयोध्या। 50 में अयोध्या का मामला दर्ज होता है, उसके बाद 68 में जाकर मथुरा का मामला दर्ज होता है, 91 में ज्ञानवापी का मामला दर्ज होता है। ये लोग कहां थे? आरएसएस तो तब भी थी, आरएसएस तो तब भी, विश्व हिंदू परिषद भी था, 50 साल से है देश में। नहीं पता था क्या कि वहां पर ऐसी चीजें हैं? ये चीजें अब क्यों की जा रही हैं, और या पहले याचिकाओं कर्ताओं को डांट क्यों नहीं लगती? मैं बता रहा हूं, मैं अभी पढ़ रहा था, ये बौद्ध लोग गए थे तारिक खान जी, राम फिर मंदिर के तारिक खान आदेश जी, के बाद। मैं फिर आपको रोक रहा हूं। मैं ये सवाल बहुत बीजेपी, लोग- सुनिए ना, मैं ये सवाल बीजेपी से भी पूछूंगा, और ये सबसे मैं बहुत पूछना लोग- चाहिए। मैंने फिर एक बहुत का कहा उदाहरण प्लेसेस दे- ऑफ वर्शिप एक एक्ट की बहुत भी, का उदाहरण। प्लेसेस ऑफ 10 वर्शिप, सेकंड सुनिए में- ना, बस मैं 10 प्लेसेस ऑफ सेकंड वर्शिप में एक्ट की भी बहुत बात का करूंगा, और उदाहरण ये भी इस मंशा पे भी मैं चर्चा करूंगा, खुलकर चर्चा करूंगा कि अभी क्यों हो रहा है ऐसा। इस पर मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मुझे भी लगता है कहीं, सुनिए ना, मेरा मूल सवाल, नहीं मेरे मूल सवाल को आप पुष्ट कर देते हैं, ठीक है। मैं उसके बाद जरा मैं इस पर, मुझे लगता है पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि जो समाजवादी पार्टी का जो लाइन है, क्या वो सही है? मेरे साथ कानून के भी जानकार बैठे हैं, बीजेपी से भी पूछ लेते हैं, निखिल जैन जी खुद भी जो है एडवोकेट है, उनसे भी पूछ लेते हैं कि ये लाइन ठीक है कि ये जजों को ये कहना कि जज देश में आग लगा रहे हैं, अगर ये आपको ठीक लगता है, इसका मतलब आज आपने पुष्टि कर दी है। समाज में अकेले रामगोपाल यादव का नहीं, वो तो ठीक है, रामगोपाल यादव जी ने जज साहब को सरेआम गाली दे दी थी, वो तो अलग बात है, फिर उसके बाद उन्होंने बैकआउट कर गए। लेकिन आज जो रामगोपाल यादव ने बोला है, वो आज समाजवादी पार्टी की लाइन है, ये तय हो गया। या आपने मेरे डिबेट के अंदर तय कर दिया, समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल लाइन है कि इस देश में जज लोग आग लगा रहे हैं। निखिल जैन जी, सहमत हैं आप इस बात से? अशोक जी, मैं शब्दों से ज्यादा जो भावना है उसके पीछे, उसके साथ सहमत हूं। मेरे विचार में शब्दों का चयन दूसरा हो सकता था, लेकिन आपने संविधान की शुरू में चर्चा करी कि कैसे प्रियंका गांधी ने संविधान की किताब लेके आज अपनी शपथ ली है। शुक्र है आज आपने उसे लाल किताब नहीं कहा, उन्होंने वही ईबीसी की कॉपी के साथ शपथ ली है। उसी संविधान में हमें अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी और न्यायपालिका और जजों और अदालतों को क्रिटिसाइज करने की आजादी भी दी है। तो अगर कोई न्यायपालिका के किसी निर्णय पे कोई आलोचना करता है, उसमें बिल्कुल भी कुछ असंवैधानिक नहीं है, उसके संवैधानिक अधिकार वो आगे लेके जा रहा है। ये आलोचना है? आपको लगता है ये आलोचना है कि इस देश में जज आग लगा रहे हैं? ये आलोचना है? मतलब एक वरिष्ठ अधिवक्ता ये कहता है ये कि ये आलोचना है, जज देश में आग लगा रहे हैं, ये आलोचना करने की आजादी है। अशोक जी, मैं ये देश नहीं, आपने कहा कि शब्दों पर मत जाओ, भावनाओं पर जाओ, लेकिन मैं तो शब्दों पर रहूंगा ना। मेरे शब्द इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी जानते हैं, आप तो अधिवक्ता हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत थोड़ी है कि जो कहा जाता है अदालत में, जो कहा जाता है, उन शब्दों की कितनी हैसियत होती है, कितनी उनकी मर्यादा होती है, और शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं अभी आपको निखिल जैन बोल रहा हूं, आपको मैं निखिल जैन जी बोलूंगा, वरिष्ठ अधिवक्ता बोलूंगा, और मैं आपको कुछ और बोल दूंगा, तो शब्दों की अपनी मर्यादा होती है। आप कह रहे हैं शब्दों की नहीं, भावनाओं को देखो, तो भावनाओं तो यही है कि इस देश में जज आग लगा रहे हैं, जिसको समाजवादी पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया कि इसकी ऑफिशियल लाइन है। अब आप जो है इसमें भावना, मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूं कि जजों की आलोचना करना, इतना मैं भी जानता हूं, मैं कानून का विद्यार्थी नहीं हूं, इतना जानता हूं कि जजों की आलोचना, उनके फैसले की आलोचना करने का अधिकार मिला है, लेकिन यह कहना कि जज देश में आग लगा रहे हैं। देखिए, कृष्ण अय्यर जी ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, शुड बी सीन टू बी डन। अर्थात न्याय इस प्रक्रिया से करा जाना चाहिए कि सिर्फ होना लगे भी कि हो।
न्यायाधीशों की, न्यायमूर्तियों की, अदालतों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने निर्णयों का जो सामाजिक प्रभाव पड़ेगा उसको देखें। और जिस तरीके से हमने संभल में हिंसा देखी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ताक लगा के आपने सर्वे ऑर्डर करा, वो उन अदालतों को देखना चाहिए। और अगर वो नहीं देख रहे, वो अपनी संवैधानिक ड्यूटी से, अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। और लास्ट चीज मैं ये कहना चाहूंगा, आपने निर्वाचन आयोग पे उठने वाले सवालों का अभी जिक्र रुक करा, जाइए रुक विपक्ष जाइए वाला। रुक जाइए, निर्वाचन आयोग पर चर्चा कर लेंगे। मुझे लगता है देश को देखना चाहिए। आज तस्वीर एकदम साफ हो गई, बिल्कुल साफ हो गई। जो लोग संविधान करते हैं, संविधान की लाल किताब, नीली किताब लेकर घूमते हैं, वो कहते हैं कि जज देश में आग लगा रहे हैं, ये जायज है, इसको कहने में कोई एतराज नहीं है, क्योंकि जज जो है वो जिस तरह का फैसला दे रहे हैं, हमको पसंद नहीं होगा तो फिर जज देश में आग लगा रहे हैं। इस बयान की आप समझ रहे हैं, मतलब दोनों मेरे साथ जो जुड़े सारे विद्वान हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं जब देश का एक नेता खुलेआम ये बोलेगा कि जज देश में आग लगा रहे हैं, तो इस देश का जो आम आदमी है उसकी इस देश की अदालतों में कितनी निष्ठा रह जाएगी, कितना भरोसा रह जाएगा। और उसके बाद अभी तो हम देख रहे हैं कि पुलिस पर पत्थर पड़ रहे हैं। आप लिख कर लीजिए, अगर इस तरह के 2-4 बयान और आएंगे ना, तो आप देश में अदालतों पर, जजों पर पत्थर मारते हुए लोगों को देखेंगे, जजों की लिंचिंग देखेंगे इस देश में। अगर इस तरह के भड़काऊ बयान आए कि इस देश में जज आग लगा रहे हैं, आज आप लिख के ले लीजिए। और इस देश को बांग्लादेश बनाने का जो पूरा का पूरा जो टूल किट है ना, ये उस टूल किट से निकला एक बयान है, जिसमें न्यायालय से भी आस्था खत्म कर दो, क्योंकि हमें किसी पे भरोसा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, हमें किसी पे भरोसा नहीं है। देश की सेना का जो सेना का चीफ है वो गली का गुंडा है। सेना जो है झूठ बोलती है, पुलिस चोर है, मीडिया चोर है, सब चोर है। सिर्फ इस देश में राम गोपाल यादव जी महान है, अखिलेश यादव महान है, राहुल गांधी महान है, और आज प्रियंका गांधी भी महान हो गई हैं। सर आरपी सिंह जी रुकिएगा, मैं आज जरा नहीं, विनीत एक मिनट रुकिएगा ना, मुझे इस बात को सेटल करना है पहले। अगर इस देश में ये व्यवस्था है तो मुझे लगता है सब लोगों को चाहिए कल से खड़े होकर जजों को गालियां देना शुरू करें। रामगोपाल यादव जी गाली दे चुके हैं, कल से सारे कैमरा में खड़े होकर जजों को गालियां देना शुरू करें। हमें इस देश की न्याय चाहिए, व्यवस्था चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम तो अपना जज चाहते हैं, हमारी पार्टी से, हमारे घर से आए वो जज हो, नहीं तो फिर हम गाली देंगे, खुलकर गाली देंगे। विनीत जिंदल, आपको लगता है ये भाषा, मैं कह रहा हूं भाषा, शब्द बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कह रहे हैं आलोचना कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जज देश में आग लगा रहे। अशोक जी देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन विद सर्टन लिमिट्स होता है। अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि राम गोपाल यादव देश में आग लगा रहे हैं, अखिलेश यादव देश में आग लगा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के लोग उनके घरों को तोड़ने और उनको पीटने चले जाते हैं। बड़ा आसान है एक जज के बारे में बोलना, उसके लिए उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि वो जज आपके साथ यहाँ टीवी पे बैठ के अपनी व्यथा नहीं बता सकता, उसको चुप रहना पड़ेगा, उसको वो सुनना पड़ेगा। और उससे ज़्यादा दुखद बात यह है कि अब तक राम गोपाल यादव के ऊपर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा मानना यह है कि जो शब्द, जिस तरीके के शब्द राम गोपाल यादव ने, जज साहब, न्यायाधीश जिनको हम कहते हैं, एक ऐसी सीट जहाँ पे व्यक्ति जो बैठता है वो जो उसके सामने एविडेंसेस होते हैं उसको देख के अपना निर्णय देता है। नोटिस अगर इशू किया तो आप उसके खिलाफ अपील में जाइए, किसने रोका है? आप राम गोपाल यादव टीवी पे आके ये बोलने की जगह अगर उसी की अपील में जाके कोर्ट में ये बोले तो आप कहेंगे संवैधानिक है, लेकिन इस तरह की बातें करना मुझे लगता है ओछी है। हमने देखा कि कैसे बांग्लादेश में सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को लोगों ने भीड़ के साथ वहां से उतार दिया। मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पे भी यही चाहते हैं, लिमिटेशन होनी चाहिए। लेकिन जैसे वो कह रहे हैं कि भी आलोचना कर सकते हैं, आप कह रहे हैं कि एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए क्या उस, और आप कह रहे हैं कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए, पर वो कह रहे हैं कि भाई आलोचना तो होती रहती है ना जज की, अगर उसमें कह दिया तो क्या हो गया, कोर्ट के फैसला। तारिखान बहुत सारे पुराने केसेस बता रहे थे, निखिल जैन जी ने जो है पुराने केसेस बता दिए कि भाई अगर जज का फैसला नहीं है तो फिर उसको लेकर आलोचना करने में क्या हर्ज है। अशोक जी देखिए, जो आदेश आता है उसकी आलोचना करना और ये कह देना कि जो छोटे छोटे जज बैठे हैं वो देश में आग लगाना चाहते हैं, आप डिफरेंस समझिए। मैं भी कानून का विद्यार्थी हूँ, मैं भी कानून का छात्र हूँ, जानता हूँ ये बात बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में आती है। और मैं चाहता हूँ कि इस व्यक्ति राम गोपाल यादव के ऊपर एक्शन होना चाहिए। अभी जो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि भाई जज साहब ने बीजेपी के अगेंस्ट ऑर्डर कर दिया तो उनका ट्रांसफर हो गया।
किसी के फेवर में कर दिया। मतलब आपने ऐसा स्कैंडलाइज कर दिया है सब सिस्टम को। आपके तरफ से ना तो सेना अच्छी है, आपके लिए ना पुलिस अच्छी है, आपके लिए ना कोर्ट अच्छी है, तो फिर क्या है? मतलब अगर आपकी पार्टी पावर में नहीं आ रही तो वो आपकी गलती है, अपनी गलतियां सुधारिए। और अगर इसी तरह से बात करेंगे तो आएगी भी नहीं। मैं पॉलिटिकल उस पर अभी नहीं जाऊंगा, मुझे लगता है विषय बड़ा गंभीर है। आरपी सिंह जी, ये जो पूरा विवाद हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि इसके पीछे एक सोच है, जो तारिक जी ने कहा, जो निखिल जैन जी ने कहा कि भाई अचानक से इतने सारे जो हैं अजमेर शरीफ को लेकर के सर्वे, आखिर ये कहीं तो अंत होना चाहिए ना। इस तरह की चीजें क्यों, जब एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके बाद इस तरह की सर्वे की इजाजत दे रहे, तो इसलिए जो है जजों के ऊपर गुस्सा आ गया राम गोपाल यादव जी को। ऐसा अशोक भाई, इस सारे मैटर को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे और अभी पेंडिंग है, और या तो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दे कि नहीं भाई आप ये सब नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट इंटरव्यून कर ले। निखिल जैन अच्छे वकील हैं, कल जाए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाए कि रोक दीजिए एकदम। परंतु विषय ये नहीं है, विषय जो है वो कोर्ट के आदेश का विषय नहीं है। विषय है कि देश में हमने अराजकता का माहौल खड़ा करना है। थोड़े दिन पहले जब बांग्लादेश में सारा मामला हुआ तब यहाँ पर भी ये कहना शुरू कर दिया था कि यहाँ पर बांग्लादेश बन जाएगा। यहाँ पर ये विपक्षी नेता सब गाना गा रहे थे कि यहाँ पर भी बांग्लादेश ऐसा माहौल खड़ा हो जाएगा, यहाँ पर भी सरकार के खिलाफ ऐसा माहौल खड़ा कर देंगे। और ग्रेजुअली एक एक जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर प्रश्न उठाना, उनको कटघरे में खड़ा करना और देश को अर्बन नक्सलवाद की ओर बढ़ाना आगे की ओर, ताकि लोगों का जुडिशरी पर विश्वास खत्म हो। और इतनी घटिया टिप्पणी मैंने तो आज 47 साल हो गए जो राजनीतिक करियर में, मैंने आज तक कभी इस प्रकार की टिप्पणी सुनी नहीं, जहाँ ये कह दिया कि जज भड़का रहे हैं। मुझे एग्जैक्ट वर्ड मुझे भूल गया। जज आग लगा रहे हैं सर, आग लगा रहे हैं, जज आग लगा रहे हैं। तो ऐसी तो टिप्पणी हमने कभी सुनी नहीं। और ये ऐसा कर रहे हैं जैसे छोटे जज को कैटेगराइज करें कि वो छोटे जज किसी सोच के अंतर्गत कर रहे हैं। वो उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर उनके जो लीगल प्रोसेसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू आते हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। निखिल जैन और एक आपके यहाँ विनीत जी शायद बैठे हैं आपके पैनल में यहाँ पर जी, दोनों बता देंगे कि लोअर जुडिशरी का बकायदा टेस्ट होता है, एक प्रॉपर टेस्ट के माध्यम से वह होकर वह आते हैं। वो ये नहीं कि किसी के द्वारा अपॉइंट कर दिए जाते हैं। और इवन सीनियर जुडिशरी भी हमारे देश में सिस्टम है जो कोलिजियम तय करता है, लेकिन वो कोलिजियम तय करता है। एक मिनट, ये जो जजेस के पूरे प्रोसेसेस पे ये कहा कि जजेस आग लगा रहे हैं, इसको तो कि वो ये कह रहे हैं कि जजेस एक सोची समझी चाल के अंतर्गत ये सब करें, या कुछ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है देश। नहीं तो वही तो आरोप लगता है ना आरपी सिंह जी, आप पर वही आरोप लगता है ना कि आपके शासन में कोर्ट जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट तक कॉम्प्रोमाइज हो गई है, कोई संस्था बची नहीं, यही तो आरोप लगता है आप पर। अशोक जी इनमें से बोलो ना, कभी कोई जुडिशरी का टेस्ट पास कर देखे। मेरी बिटिया वकील है, मैं घर पे रोज सुनता हूँ सारे मामले को। कोई एक इनमें से जुडिशरी का टेस्ट जाकर देकर राम गोपाल जी को बोलो ठीक है अच्छे पढ़े लिखे लोगों में से, परंतु जुडिशरी का टेस्ट पास करें ना एक बार किसी अपने बच्चे को बोलकर। तो वो पूरा प्रोसेस से आते हैं, उनमें उन पर उनकी काबिलियत पर प्रश्न उठाना, उनके पूरे करेक्टर पर, उनके होने पर प्रश्न उठाना, जब आप ये कहते हैं आग लगा रहे हैं। और अभी विनीत जी ने ठीक कहा कि मैं भी शतब्द दूं कि अब तक कोर्ट ने कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया इसका। और मैं अपेक्षा करता हूं कि कल कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई इसका कॉग्निजेंस ले, बुलाए उनको, कटघरे में खड़ा करेगी। आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? अगर मैं आज मैं एक मिनट की एक सेकंड और दे दीजिए। आज वे लोअर जुडिशरी में प्रश्न उठा रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट में प्रश्न उठाएंगे ये, और ये करते रहे इस प्रकार के बातें। ये जो कहते हैं ना कि जुडिशरी कंप्रोमाइज है, मैं एक नाम देता हूं बहारुल इस्लाम जी का। जरा उनका पूरा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, सन 1956 से लेकर सन 1983 तक का। कितनी बार वो कांग्रेस में आए, फिर जज बन गए, फिर रिटायर हो गए, फिर कांग्रेस में आ गए, फिर वापस से सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिए गए। वह था कंप्रोमाइज जुडिशरी का जमाना। तब कोई इनमें से प्रश्न उठा था। जैसे रंगनाथ मिश्रा के बारे में सबको जानकारी है, कैसे उन्होंने कांग्रेस को 1984 में जो कत्ल हुआ उस पर क्लीन चिट दे दी पूरी कांग्रेस पार्टी को जी, जिनके बाद में मुकदमे चले, जिनको बाद में जेल हो रही है। ठीक है, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन तारिक खान जी, विनीत जिंदल कह रहे हैं कि भाई इस पे कंटेम्प्ट कोर्ट होना चाहिए। आरपी सिंह जी ने कहा, आपने सुना। मैं फिर कह रहा हूं कि क्या आपको नहीं लगता
कि हमको कहीं एक लक्ष्मण रेखा तो खींचनी चाहिए। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कि जो जिस तरह से बार बार केस खुल रहा है उस पर अभी चर्चा करेंगे, मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन क्या उसको लेकर सीधा जजों पर हमको दाना पानी लेकर चढ़ना, क्या आपको लगता है ये उचित है? मुझे एक केस और बताइए कि सेम डे ऑर्डर किया गया हो और तुरंत टीम सर्वे के लिए चली गई हो। एक और उदाहरण दीजिए मुझे, मैं माफी मांगूंगा। ना दूसरा उदाहरण दीजिए, जब सेम डे ऑर्डर दिया गया हो किसी भी धार्मिक स्थल के सर्वे का, जो कि चलिए किनारे रख दीजिए, कूड़े के डब्बे में रख दीजिए 91 का वर्शिप एक्ट, चलिए ठीक है, आप नहीं मानते कोई बात नहीं, आप जज हैं, न्यायमूर्ति हैं। कब हुआ इससे पहले कभी बताइए? आजादी के बाद 47 के बाद बताइए ना, कभी एक बार बताइए। ये अजीब नहीं लगता? पहले इससे पहले कोर्ट में गया क्या बीच में नहीं बोला था दादा बीच में नहीं बोला था। मैं ये कह रहा हूं कि ये अजीब नहीं लग रहा है जब ऐसी चीजें होंगी। अच्छा, अब आप पहुंच गए वहां, अजमेर शरीफ पहुंच गया। अजमेर शरीफ आज की है, कितने साल पुरानी है? अच्छा, जयपुर के राजा वहां जाते हैं, सोना चढ़ाते, तमाम काम कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। मराठा का राज रहा अजमेर में, मेवाड़ों का रहा, तमाम लोगों का, मतलब नॉन मुस्लिम राजाओं का रहा, उनको नहीं दिखा। 47 के बाद देश आजाद हो गया, आपको भी नहीं दिखा। मैं 3 जगह के मुकदमे पुराने हैं, देख लीजिए। अयोध्या का मुकदमा पुराना है, मानता हूं। 68 में मथुरा का मामला है, मानता हूं पुराना है। 91 में कोर्ट आप पहुंच गए ज्ञानवापी को लेकर, ठीक है। काशी, मथुरा, अयोध्या, 3 मामले आप कहते हैं। इससे पहले तो थे यहीं पे अशोक सिंघल साहब भी थे, वीएचपी भी था, आरएसएस भी था, सभी लोग थे, आडवाणी साहब। ये मुद्दा एक बार जबान से नहीं बोले? नहीं, तारिक खान जी सुनिए, मैं आपको एक चीज याद दिला रहा हूं और दर्शकों को भी याद दिला रहा हूं। एक मिनट, मैं आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि मैं मैं आपको पूरा याद दिला रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। मुझे लगता है दर्शकों को यह भी जानना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, मैं इसके पक्ष विपक्ष में मैं कौन होता हूं कहने वाला, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं। जब ये राम जन्मभूमि आंदोलन चला था, क्योंकि मैंने उस समय रिपोर्टिंग की थी, अशोक सिंघल थे, बाकी लोग थे, सैयद शहाबुद्दीन थे, मैंने खुद उनकी रिपोर्टिंग की थी, उनके इंटरव्यू किए थे। मैं उस दौर में भी मैं अखबारों में लिखता था, मैंने रिपोर्टिंग की थी। और ये देश को जानना चाहिए कि जब राम जन्मभूमि का ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ था 90 के दशक में, 90 के शुरुआती दशक में, उस समय अशोक सिंघल ने, विश्व हिंदू परिषद ने यह कहा था कि भाई काशी, मथुरा और अयोध्या, ये 3 जो है हमारे आराध्य हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमको ये दे दीजिए, वरना हमारे पास 40,000 से ज्यादा की लिस्ट है। इस देश में 40,000 से ज्यादा मंदिर जो है तोड़ करके उनके ऊपर मस्जिद और उनके ऊपर इस तरह से चीजें बनाई गई हैं। और ये कहा था कि हमारे, और उस वक्त मुझे ये भी अच्छी तरह से याद है, उस वक्त 40,000 की लिस्ट भी निकाली गई थी। अब उस लिस्ट को मुझे याद नहीं है, एक मिनट, उस लिस्ट में मुझे याद नहीं है कि उस लिस्ट में 40,000 में जो है ये क्या क्या था, संबल का था नहीं था, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन 40,000 की लिस्ट निकाली थी। और कहा इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। तब कहा था कि 3 चीजें अगर हम लोग सहमति से, और इस पर सहमति लगभग बनी भी थी, लेकिन बाद में कुछ भड़काऊ नेता आया और उन्होंने सहमति नहीं बनने दी। तो ये ऐसा नहीं है कि ये चीजें पहले नहीं आई, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तारिक खान पता है क्या, मैं फिर कह रहा हूं कि आप अभी तो 20 दिसंबर को डेट दी है ना उसकी, आप 20 दिसंबर से पहले आप संबल का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया ना, संबल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, कल ही वहां सुनवाई है, तो एक रेमेडी आपके पास है ना इसी सिस्टम में। मैं कह रहा हूं, एक हमने देखा 5 लोग मरे ना, और ऐसे ही बहराइच में भी हिंसा हुई, मरे कोई भी, हिंदू मुसलमान की बात नहीं। एक तो पार्टी बनाना गलत है कि ये लोग पूरा एंटी है, हम भी सब, हर चीज का सिस्टम है। और अगर देश के जो कम्युनल हार्मनी है खराब होगा तो सबका नुकसान है। ये आप क्यों समझ रहे हैं कि नुकसान सारे नागरिकों का नुकसान है, यहाँ की अर्थव्यवस्था का नुकसान है, हर नहीं तो क्या कम्युनल हार्मनी ऐसे बयानों से कायम होगी कि जज आग लगा रहे हैं? तो जो संभल में हुआ ये सब जगह कराएंगे तो दंगे तो होंगे नहीं। तो संभल संभल को तो लेकर अभी ऑडियो आ गई है, 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने कहा सामान लेकर आओ, निकलो। वो ऑडियो आ गया। वो कौन? संभल में आप अगर एक तरफा देखना चाहते हो तो आप देखिए। नहीं, एक तरफा ना देखिए, जैसे देखना चाहिए वैसे देखिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर दंगे होंगे, फसाद होंगे, तो हिंदुस्तान के लोगोों का, मेरा आपका, सभी लोगों का, तो दंगाइयों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए ना। लीजिए ना, हम कह रहे हैं, ठीक है, तो हो रहा है ना दंगाइयों के खिलाफ एक्शन। मैं कह रहा हूं ऐसी परिस्थितियों को रोकना चाहिए कि अचानक, अच्छा अगर वहां पर संभल में ऐसा कर लेते, वाराणसी में सर्वे हुआ, मैं अपने जिले की पीस कमेटी का मेंबर हूं, 50 मामले, जब यहां बहराइच में ही रहता हूं, डीएम ने 5 मरतबा हिंदू मुसलमान धर्मगुरुओं को बुलवाया, सब लोग बैठे, बात किया, इस तरीके से काम होना चाहिए। आप बुलाते,
बुलाते ना, पार्टीज को बुलाते ना, ये डीएमएसपी का काम है, ये लोग करते भी हैं। वहां कमिश्नर साहब ज्यादा चार्ज ले रहे हैं जो कि तमाम काम करके आए। अरे ठीक है, कमिश्नर साहब से आपको आपत्ति है ना, वहां पे कमिश्नर के, मैं फिर कह रहा हूं कमिश्नर से आपत्ति है, लेकिन जज आग लगा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं जज आग लगा रहे हैं, कमिश्नर से आपत्ति होगी तो मैं फिर कह रहा हूं ये पूरा का पूरा सिस्टम रॉटन नहीं है सर। इस देश में बहुत सारी खूबसूरत चीजें भी हैं। ये पूरा देश अभी भारत बांग्लादेश नहीं बना है। अभी बांग्लादेश बनाने की मंशा है कुछ लोगों की, लेकिन भारत अभी भारत है, बांग्लादेश नहीं बना है। इसको मैं सिर्फ कह रहा हूं कि इसको बांग्लादेश मत बनाइए। एक बात बताइए, अभी आप 30,000 की लिस्ट की बात कर रहे थे, बौद्ध लोग 84,000 की लिस्ट लिए घूम रहे हैं कि पुष्पमित्र से उनके टाइम में तोड़ा गया था, वापस करो। और वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू दोनों ने हमारे बौद्ध जो स्थल है उसको तोड़ा। राम मंदिर वाले मामले के बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बौद्ध जो है वो बौद्ध विहार है, हमारी साकेत धरती है, तो उनके 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। उनकी नहीं सुनी गई। कोर्ट ने वहां पे नाइंसाफी करी ना। मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। आप कह रहे हैं कोर्ट ने उनकी नहीं सुनी, जुर्माना लगा दिया। आप कह रहे हैं कि कोर्ट का वो फैसला भी गलत था राम जन्मभूमि को लेकर। आप देखिए, आपका तारिक खान, आपका दर्द निकल गया ना, आपका दर्द निकल गया। आपने तुरंत जो है राम जन्मभूमि को लेकर कहा, क्योंकि आप लोगों का दर्द यही है कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर कैसे बन गया। आप लोगों का दर्द यही है। और आज आपने अपने बातों में कह दिया तो राम गोपाल यादव हो, अखिलेश यादव हो, तारिक खान हो, सबको दर्द इस बात का है कि अयोध्या में राम मंदिर कैसे बन गया, जबकि आप लोगों ने गोली चलवा दी थी। आप लोगों को इसी बात का दर्द है ना। और अभी आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिया। मैं आपसे बिल्कुल सवाल उठा सकती, मैं आपसे जवाब उठाइए ना, उठाइए। आप कह दीजिए देश की अर्थव्यवस्था चौपट है, देश की न्यायपालिका चौपट है, कह दीजिए, कहिए, खुलकर कहिए। फिर बाबा साहब का संविधान लेके मत घुमा करिए। एक हल है, इस देश के बाबा साहब के संविधान में न्यायपालिका की जगह है। मैं कह रहा हूं उस न्यायपालिका को आप मानना नहीं चाहते, सुप्रीम कोर्ट को मानना नहीं चाहते, फिर लाल किताब लेके घूमेंगे। चिल्लाने से हल नहीं निकलेगा, चिल्लाने से हल नहीं निकलेगा, लेकिन गाली देने से, जजों को गाली देने से भी हल नहीं निकलेगा। मैं कह रहा हूं एक तरीका कर लेते हैं कि बुलडोजर से सारा खुदवा देते हैं। बौद्ध वाले जो 84,000 नहीं, सुनिए, आपके लिए तरीका मैं बताऊं क्या है। इधर इन लोग को बंटवा देते हैं ना। आपके लिए तरीका, आपका तरीका तो बड़ा क्लियर है। आपका तरीका तो बड़ा क्लियर है कि इस देश से हिंदुओं को भगा दो, देश को बांग्लादेश बना दो। आप लोगों का तरीका तो ये है। अरे सरकार, हम लोग तो पहले हिंदू ही थे सर। आप लोग क्या थे? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं। सभी लोग तो हिंदू थे। मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं, आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं। बहराइच के लिए एक अगर लड़का जोश में आके झंडे को हाथ लगा देता है तो उसको 56 गोली मारना ठीक है, लेकिन यहां पर जब तमंचे ले लेके घूम रहे थे, उनके बचाव में आप लोग घूम रहे हैं और उसके बचाव में कह रहे हैं कि नहीं पुलिस ने गोली चलाई। वो तमंचे लगा चलाते हुए जो लड़के हैं वो आपको नहीं दिख रहे। वो आपको ऑडियो नहीं सुनी होगी, आपको ऑडियो नहीं सुनी होगी जिसमें कह रहे हैं कि सामान लेकर आओ। दिक्कत ये आप लोगों की, आप लोगों का जो दर्द है वो राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने का दर्द है। इस बात को स्वीकारिए, दिक्कत यही है। हिंदुस्तान में राम मंदिर बना, कहीं कोई बवाल नहीं हुआ, आप समझिए बात। नहीं तो अब आप बवाल करना चाहते हैं ना। अभी आपने क्या कहा? आपने अभी क्या कहा कि उस मामले में जो है सुनवाई नहीं हुई, वो लोग गए और उनकी सुनवाई नहीं, उनके ऊपर लगा दिया गया जुर्माना। 1-1 लाख रुपए जुर्माना लगा हाँ, तो क्यों तो आप क्या कहना चाहते हो? आप यही तो कहना चाहते हो ना कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था। बोलिए। नहीं, बोलिए ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मान्य था। मान्य था तो फिर क्यों आपने इस पर सवाल उठाए? मैंने सवाल नहीं उठाया, आपने सवाल उठाए सर। इतना समझ मुझे भी आती है सर। अगर सब लोग खोदना शुरू कर देंगे तो बौद्ध लोग अपनी 84,000 की लिस्ट नहीं तो खोदिए ना। आप लोगों ने खोदने की कोशिश की थी, आपने गोली मारने की कोशिश की, आपने खोदने की कोशिश की, आपने अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बना दिया। और क्या चाहते हैं आप? गोली अयोध्या का राजा जनता ने बनाया है। जनता ने नहीं बनाया, जनता नहीं बना सकती। अयोध्या का राजा एक ही है, भगवान श्री राम। अवधेश प्रसाद वो अयोध्या के राजा नहीं हो सकते, इस बात को याद रखिए। जनता ने आप लोग डेमोक्रेसी में जीत के राजा बनते होंगे, डेमोक्रेसी में जीत के कोई राजा नहीं बनता। ये आप लोगों की सोच होगी कि आपके सांसद बन गए तो अयोध्या के राजा हो गए। अरे भाई, ये आप लोगों की सोच होगी। छोड़िए, मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपने जो आज कहा उससे साफ है कि अयोध्या का दर्द आपके दिल में है और वही पीड़ा निकल रही है, वही दर्द निकल रहा है। आरपी सिंह जी, आपका नैरेटिव पूरा हो गया। नैरेटिव क्यों पूरा हो गया? सच बात है। आपने अयोध्या का मामला उठाया क्यों?
अरे मैं कह रहा हूँ अयोध्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर्वसम्मति से माना। सर्वसम्मति से? फिर आपने क्यों कहा कि अयोध्या ने वहां पर ये था वो था, और वहां पर बताया आपको, आपने बताया नहीं। अगर उनका दावा सही होता, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, अगर उनका दावा सही होता तो कोर्ट क्या उनके ऊपर जुर्माना लगाता? बताइए। नहीं, मैं कह तो रहा हूं कोर्ट ने उनके ऊपर, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन। तो आपने क्यों कहा? आपने यही कहा कि कोर्ट ने उन पर जुर्माना लगा दिया, उनकी सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि वहां तो नीचे बौद्ध मंदिर था। आपको राम मंदिर से चिढ़े तो आप बोलिए, खुलकर बोलिए ना। आगे से मैं ठीक करा लूंगा आपसे कि ये बोलूं, लिख के भेज दूंगा पहले गेस्ट कोर्ट। नहीं, आप ठीक नहीं कराएंगे सर। देखिए, आप ठीक नहीं कराएंगे तारिक खान जी, आप ठीक नहीं कराएंगे, लेकिन मेरा काम आपको एक्सपोज करना है। आज मैंने आपका जो दर्द था वो निकाल दिया, पब्लिक ने देख लिया कि आपका दर्द जो है राम मंदिर को लेकर है, वो आपका दर्द है, और इसीलिए, और आपका अकेले का दर्द नहीं है, पूरे विपक्ष का दर्द यही है। राहुल गांधी कहते हैं कि भैया हमने अयोध्या आंदोलन को हरा दिया, आप कहते हैं कि अयोध्या में होगी, तो आप लोगों का दर्द है वो दिखता है। लाइन खींचकर हम लोगों को अछूत टाइप का बना दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, ये दर्द है। वो कोई दर्द नहीं है, वो सरमाथे कोर्ट का ऑर्डर है, सब लोगों ने माना, लेकिन एक लाइन खींच के अलग नहीं। सब नहीं, आप नहीं मानते तो क्या कर लेते? माँ के बेटे हैं, एक ही माँ के बेटे। आप नहीं मानते तो क्या कर लेते? नहीं माना क्या? भाजपा जो सबरीमाला में करने की कोशिश कर रही थी, आप निखिल जैन, आप नहीं मानते तो कर लेते? आप नहीं मानते ना, कर लीजिए, क्या कर सकते हैं? जज साहब को गाली दे चुके हैं, जज साहब को गाली दे चुके हैं, जज साहब को दंगे भड़काने वाला कह चुके हैं। जिस सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जज ने जो फैसला दिया, उसके ऊपर भी आप लांछन लगा चुके हैं। लगाइए ना, क्या फर्क पड़ता है? आप लोग देश को बांग्लादेश बना देना चाहते हैं, आप लोग देश को बांग्लादेश बना देना चाहते हैं, बनाइए, देखते हैं। आरपी सिंह कोर्ट की बात कर रहे थे, आरपी सिंह रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए तारिक खान साहब, एक तो आपका शुक्रिया, आपने ये माना कि आप हिंदू रहे हैं, पहले मतलब आप भी हिंदू थे पहले, कि आपने माना, अच्छी बात है। बिल्कुल। अरे आपके भाई थे, आप भाई नहीं मानते, दुश्मन मानते हैं। अशोक भाई दुश्मन समझे। मैं कह रहा हूँ राम मंदिर का फैसला मान रहा हूँ, कह रहे गुस्सा थे, नाराज थे, मैं कह रहा हूँ मान रहा हूँ, सर बातें रख रहा हूँ। तारिक खान साहब थोड़ी कृपा करें, आपने एक बार मैंने हाथ खड़े कर दिए थे, थोड़ी मेहरबानी कर। तो ये अच्छा लगा आपने कहा, वो आप कैसे इस्लाम आपने कैसे कबूल किया, किसी शमशीर की नोक के नीचे, वो सबको पता है। सवा मन जनेऊ रोज तोलते थे औरंगजेब, सवा मन मतलब 50 किलो जनेऊ रोज तोलते थे। आप उसमें से एक रहे होंगे। अशोक साहब बैठे हैं यहाँ पर, ये रोज के रोज जजिया पे करते थे। लड़े मरे हम थे, हमारे छोटे छोटे बच्चों के कलेजे निकाल कर माताओं के गले में मुंह में डाल दिए गए थे। हमारे गुरुओं की शहादत हुई थी। तो इसलिए इस सब में मत जाइए कि कब कौन क्या था, परंतु मूल बात यह है कि जिस सारी बात को लेकर उन्होंने आज ये कह दिया कि जज आग लगा रहे हैं, जरा कृपा कर वो थोड़ा पढ़ तो लेते जजमेंट को, वो समझ तो लेते जजमेंट को। और अभी आपने कहा कि संभल के अंदर हाथों हाथ क्यों चले गए। अगर वो हाथों हाथ चल गए तो वहां पर वो जो छत से पत्थर फेंक रही थी मैंने, वो पत्थर कहां से आ गए हाथों हाथ? वहां पर जारी तो हो रखी थी, वहां पर वो नकाबपोश कैसे आ गए वहां पर? वो गोलियां कैसे चली वहां पर? वो तमंचे कैसे आ गए वहां पर? वो अगर कोर्ट ने कुछ अनगैली करी आपके हिसाब से, कोर्ट ने कहा और हाथों हाथ वहां पर सर्वे के लिए चली गई टीम, तो वो जानकारी कैसी थी कि कोर्ट का सर्वे का ऑर्डर ये आएगा और कोर्ट ये करेगा और हमने तैयारी करके रखनी है वहां पर पहले से? तो इस सब में मत जाइए, सबको पता है कि क्या खेल हो रहा है। मैं वापस से कह रहा हूँ, ये भारत को बांग्लादेश बनाने की पूरी रचना है। लोगों में जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने का मामला है। और मैं चाहूंगा अशोक जी कृपा कर इनको जो कोर्ट का जजमेंट अजमेर शरीफ को लेकर है वो भी पढ़ लीजिए, और किस हिस्से के लिए आया है। वो हिस्सा क्या एएसआई के पास है नहीं है, वो भी एएसआई के पास हिस्सा है या नहीं है, उस हिस्से के बारे में बात हो रही है अभी। तो क्या कि जानकर बिना पढ़े लिखे, मतलब मैं शिवपाल यादव जी से एक्सपेक्ट नहीं करता था कोई पढ़े लिखे लोगों में से हूँ, तो वो इस प्रकार की टिप्पणी, क्योंकि एक सोची समझा षड्यंत्र रहता जा रहा है पूरे देश में कि हमने किस प्रकार से पूरे देश में एक माहौल खड़ा कर देना है। इलेक्शन कमीशन के अंदर ईवीएम गड़बड़ है, बैलेट पेपर से इलेक्शन होने की एक मामला। आपने अभी सेना को लेकर का फारूक अब्दुल्ला साहब का थोड़े दिन पहले का सेना को लेकर जो बयान आया था, पूरा देश शर्मसार हो गया होगा। क्या कहा उन्होंने कि सेना पाकिस्तान के लोगों से मिली हुई है तभी यहाँ पर हमले हो रहे हैं, ये उनका बयान था फारूक अब्दुल्ला साहब का।
तो निरंतर हर जो संवैधानिक संस्था है उस पर प्रश्न उठाना, जुडिशरी पर प्रश्न उठा देना, आर्मी पर प्रश्न उठाना, इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न उठाना, ये एक सोची समझी चाल है। ये सोरस का मैनिफेस्टो है, ये सोरस का जो एजेंडा है वो यहाँ चला जा रहा है। ओके। और उसमें लेन देन भी हो रहा होगा। बड़ी बात, मैं किसी को आक्षेप नहीं लगा रहा, उसमें पैसे का लेन देन भी हो रहा होगा, तभी नहीं तो इस प्रकार की बयानबाजी हो नहीं सकती। ठीक है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपने कहा 1991 का जो वर्शिप एक्ट है, हाँ निखिल जैन आता हूँ उस पर मैं आऊँगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। क्या उस वर्शिप एक्ट के खिलाफ जज जो हैं एक ओवर स्टेप जाकर कर रहे हैं, क्या उसके कारण ये माहौल ख़राब हो रहा है, क्या उसके कारण जो है राम गोपाल यादव को गुस्सा आ गया? इन सब पर आऊँगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जजों पर पहले EVM पर आरोप लगाया और अब जो है सीधा सीधा जजों को दंगाई बताया, क्योंकि राम गोपाल यादव का एक बयान आज उन्होंने कहा कि अजमेर शरीफ में जो सर्वे को लेकर के कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद फैसला नहीं बल्कि कोर्ट ने उसमें नोटिस जारी किया, उसको लेकर उन्होंने कहा कि भैया ये देश में जो है छोटे छोटे जज आग लगा रहे हैं। इसके पहले राम गोपाल यादव ऑन कैमरा भारत के सबसे बड़े जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को गाली भी दे चुके हैं, जिस पे उन्होंने बाद में अपनी बात पीछे ले ली थी। इसी पे चर्चा कर रहे हैं RP सिंह हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से, तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, निखिल जैन राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस समर्थक और विनीत जिंदल सीनियर एडवोकेट। मैं विनीत जी और निखिल जी आप दोनों के पास आ रहा हूँ। विनीत जी, ये जो 1991 का वर्शिप जो एक्ट है, ये तो है ना कि इस कानून, ये ठीक है कि इस कानून को लेकर जितनी मेरी जानकारी है इसको चैलेंज किया गया, इस आधार पर चैलेंज किया गया भाई कोर्ट में जाना किसी का भी फंडामेंटल राइट है और इसलिए इसको, लेकिन जब ये कानून है, अगर जब तक है कानून तब तक इसका पालन होना चाहिए। फिर ये बार बार सर्वे 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 ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्या इसके कारण माहौल ख़राब हो रहा है? देखिए अशोक जी, एक हम अगर वर्शिप एक्ट की बात करें तो उसमें कुछ देयर सर्टन लिमिटेशंस, सर्टन कंडीशंस। ऐसा नहीं है कि हर जो कोई मस्जिद, कोई मंदिर या किसी भी तरीके के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो वर्शिप एक्ट हर स्ट्रक्चर पे एप्लीकेबल होगा। हर स्ट्रक्चर का अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस है, अलग अलग समय है, अलग अलग कंस्ट्रक्शंस है, अलग अलग टाइम पे बना हुआ है। देखना ये होता है कि भाई अब अगर सर्वे का जो ऑर्डर किया गया, सर्वे का ऑर्डर किया क्यों गया, ये भी इस वर्शिप एक्ट की वजह से। कानून तो कहता है ना कि 1947 तक जो स्थिति थी वो रहे, राम मंदिर को छोड़कर, सिंपल सा कानून है। देखिए फिर वहीं पे वही बात है कि जब आप यहाँ पे ये बात जब कहते हैं तो क्या उससे पहले जो चीज़ वहाँ पे थी, क्या वो चीज़ या वो स्ट्रक्चर जिसको तोड़ के नया स्ट्रक्चर बना दिया गया,
क्या उसको रीइंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के जजमेंट में भी वर्शिप एक्ट की बात की गई और ज्ञानवापी में भी वर्शिप एक्ट की बात की गई, और बहुत अच्छे से सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि नहीं, ऐसे मामले जहाँ पे कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर, मंदिर के स्ट्रक्चर को या किसी स्ट्रक्चर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है तो उसका मूल प्रारूप जो है वो मंदिर ही रहेगा। और इस बात को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसी जगह पे वर्शिप एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। अब जहाँ पे सर्वे की बात आती है, सर्वे करने से आप ये बताइए दिक्कत क्या है? सर्वे होने से तो ये पता चलेगा कि भाई वहाँ था क्या। अगर उससे हासिल क्या होगा? उससे माहौल ही खराब होगा ना। देखिए, ये तो समझने वाली बात है। अगर किसी धार्मिक स्थल, जो कि चाहे वो हिंदुओं का हो या किसी का भी हो, अगर वो धार्मिक स्थल उनका था, उनको वापस मिलता है, तो इससे किसी को दिक्कत क्या? ये भी समझिए ना। अगर कोई मंदिर है, उस पर मस्जिद थी और मंदिर बना दिया गया, और कल को कोई धर्म विशेष के लोग अगर जाके कोई केस कर दें, तो क्या ये कहा जाए कि जो जज अगर सर्वे का ऑर्डर कर दिया तो जो जज है वो देश में आग लगाना चाहता है, ऐसी बात करी जाए? तो किसी भी तरीके से आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते जो रामगोपाल यादव का स्टेटमेंट है। यहाँ वर्शिप एक्ट की जहाँ तक बात है, देखिए सच्चाई सामने आनी चाहिए। और कोर्ट न्यायालय का काम क्या है? कोर्ट और न्यायालय का काम यही है कि भाई जो भी सच्चाई है वो सबके सामने होनी चाहिए। अगर सर्वे से सच्चाई सामने आती है उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अशोक जी, अदालतें बार बार एक चीज कहती है कि अदालत का काम है डिस्प्यूट्स को सुलझाना, ना कि एकेडमिक एक्सरसाइजेज में जाना। किसी एक ढांचा, पहले मस्जिद था, मंदिर था, बौद्ध स्थल था, ये अदालत का काम नहीं है, ये एएसआई का काम है। वो अपना सर्वे करें, अगर अपना निरीक्षण करें। लेकिन अगर कोर्ट कोई भी चीज करेगी, कोर्ट को एक कानून के दायरे में रह के करना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का सेक्शन 4 बहुत क्लियरली कहता है कि 1947 से पहले के जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर है, चाहे वो मंदिर है या मस्जिद है, उस समय पे उनका जो भी रिलीजियस कैरेक्टर था वही मेंटेन होगा। तो मस्जिद मस्जिद रहेगी, मंदिर मंदिर रहेगा। और इस देश का जो इतिहास है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तारिक जी ने एक बहुत अच्छी बात पेश करी कि आज से हजारों साल पहले बहुत सारे जैन मंदिरों को और बुद्धिस्ट मंदिरों को तोड़ा गया। किसी ने वहां पर हिंदू मंदिर बनाया, किसी ने कुछ और बनाया। ऐसे ही बाद में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। अब आपको एक मिनट रोक रहा हूं, अब एक मिनट फिर आपको रोक रहा हूं। अब मैं आपको बात पूरी करने दूंगा। लेकिन तारिक खान जी ने जो कहा उसका पूरा फैक्ट चेक मेरे पास है। तारिक खान जी ने कहा बुद्ध विहार वाली जो थ्योरी दी ना, ये थ्योरी किसने दी थी? ये रोमिला थापर ने दी थी। ये जो बुद्ध विहार तोड़ा गया, ये रोमिला थापर कौन है आपको अच्छी तरह से पता है। रोमिला थापर की थ्योरी है। दुनिया की सबसे सुनिए ना मेरी बात, आपके लिए बड़ी पढ़ी लिखी होंगी, बड़ी इतिहासकार होंगी, लेकिन इतिहासकार सीताराम गोयल ने 7 सवाल पूछे थे रोमिला थापर से इस पूरे मामले को लेकर। कहा था 7 सवाल सीताराम गोयल ने पूछे थे इतिहासकार ने रोमिला थापर की इस थ्योरी को चैलेंज करते हुए, जिन 7 में से एक सवाल का जवाब रोमिला थापर ने। अब आप गीत गाते रहे क्योंकि वो आपके जॉर्ज सोरोस गैंग की हिस्सा है, तो आप रोमिला थापर को बहुत बड़ा इतिहासकार बताते रहिए, लेकिन सीताराम गोयल के 7 सवालों का जवाब रोमिला थापर आज तक नहीं दे पाई, इसलिए आपकी वो थ्योरी वहीं डिबंक हो गई थी। लेकिन आज जो थ्योरी इसलिए लाई जाती है क्योंकि आप लोगों को राम मंदिर से परेशानी है। दिक्कत ही है, आप लोगों को लगता है हिंदुओं ने 500 साल बाद जीत कैसे हासिल कर ली, हिंदुओं का मंदिर कैसे बन गया, वो तो हमने ध्वस्त कर दिया था। बाबर ने तो झंडा बुलंद कर दिया था आप लोगों का, तो बाबर का झंडा कैसे नीचे हो गया, भगवान राम का झंडा कैसे? आप लोगों को तकलीफ है, इसलिए रोमिला थापर की थ्योरी मत लाइए। अब आप अपनी बात रखिए जो आपसे सवाल पूछा। अशोक जी, क्या आप इस देश में जो हजारों जैन मंदिरों का खंडन करा गया, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने हजारों मंदिर की बात नहीं करी, मैंने हजारों मंदिर, मैंने आपकी राम मंदिर की थ्योरी को डिबंक किया है जो तारीख खान लेकर आए। मैं फिर पूछ रहा हूँ, रोमिला थापर का जवाब दिखाइए मुझे, एक जवाब दिखाइए। सीताराम गोयल ने जो सवाल पूछे एक जवाब दिखाइए, एक जवाब। मेरे पास पूरी जानकारी है, अब बोलिए, अब आप दिखाइए, एक जवाब दिखाइए रोमिला थापर का। आपको गुणगान कर रहा है रोमिला थापर का, क्योंकि रोमिला थापर जैसे इतिहासकार आप लोगों ने बिठाए ताकि हिंदुओं को ये एहसास कराया जाए कि हिंदू तो कुछ थे ही नहीं, आर्य बाहर से आए थे, हिंदू तो दबी हुई कौम थी, हिंदू तो पिछड़े लोग थे, बाबर महान था, अकबर महान था, यही सब पढ़ाने के लिए आप लोग रोमिला थापर को लाए थे। इसलिए उसका गुणगान मत कीजिए, जो विषय पर रहिए। आपके जैन और धर्म दर्शक मैं फिर कह रहा हूं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं निखिल जैन, आप इतिहासकार नहीं है। आरपी सिंह नहीं, मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, लेकिन मैंने आपको बताया ना, आपका इतिहास का जवाब दे दे। रोमिला थापर का जवाब निखिल जैन आवाज नीचे करिए, आवाज सबकी आवाज नीचे करिए, सबकी आवाज नीचे, सबकी आवाज नीचे कीजिए, सबकी आवाज बंद कीजिए। मैं इस थ्योरी में जाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं आपको बार बार बताता हूं यह थ्योरी क्यों आती है। पहले तारिक खान लाए समाजवादी पार्टी के, और अब जो है निखिल जैन
छाती पीट पीट कर कह रहे हैं जैन मंदिर। मैं फिर कह रहा हूं भैया, रोमिला थापर के जवाब दिखा दो ना, एक जवाब दिखा दो। अगर आपको इस पर भी आपको चाहते हैं कि इसके ऊपर एक एकेडमिक बहस हो तो आ जाओ किसी दिन, इतिहासकार बैठा के बहस कर लेते हैं। इतिहासकार मत बनिए। आपसे मैंने कानून का सवाल पूछा था, आप इतिहासकार बनकर राम मंदिर के खिलाफ जहर उगलने लगे। यही आप लोगों की दिक्कत है। आरपी सिंह बोलिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आरपी सिंह बोलेंगे। आरपी सिंह बोलेंगे। आप इतिहासकार मत बनिए निखिल जैन। आरपी सिंह की आवाज दीजिए। निखिल जैन बंद कीजिए। मैंने निखिल जैन आपसे कानून का सवाल पूछा, इतिहासकार मत बनिए। रोमिला थापर का गुणगान करना कहीं और जाके करिए, ये जॉर्ज सोरोस का चैनल नहीं है। आरपी सिंह, सिर्फ आरपी सिंह की आवाज। निखिल जैन एक अच्छे पढ़े लिखे वकील हैं और अच्छे रिनाउंड वकील हैं। निखिल जैन जी, मैं आपका साथ दूंगा, चलिए ना कोर्ट चलते हैं। जहां जहां जैन मंदिर का इशू है और लगता है कि जैन मंदिर तोड़कर कुछ और बनाया गया, चलते हैं कोर्ट, कोर्ट से फैसला ले लेते हैं और उस पर जो मान्य होगा कोर्ट का फैसला मान्य होगा। पर ऐसा नहीं करेंगे आप। आपको मैंने कहा ना, ये कहां से ठीक है कि लोअर जुडिशरी आग लगा रही है। ये अगर आपको, आप तो जुडिशरी के, आप तो वकालत वकील हैं, आप तो लीगल प्रोसेस के आदमी हैं, ये कहां से आप इसको ठीक ठहराते हैं कि आप जजेस पर ये प्रश्न चिन्ह लगा देंगे कहकर कि वो आग लगा रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि देश में दंगा भड़का रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि देश के अंदर आज नया माहौल एक देश में विमनेस से फैला रहे हैं। मुझे एक ब्रेक लेना है। मैं कानूनी मुझे एक ब्रेक लेना है। मूल बात एक ही है, मूल बात एक ही है, ये देश। ओके, मुझे सर एक मैं ब्रेक ले रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने 1991 का वर्शिप एक्ट को लेकर मैं चाहता था एक एकेडमिक बहस हो, लेकिन निखिल जैन ये टूल किट कहां से लाए? क्योंकि देखिए, हिंदुओं को तोड़ना है, आप समझिए पूरा टूल किट क्या है। हिंदुओं को तोड़ना है। जैन का मंदिर तोड़े गए, जब ये कहेंगे राम मंदिर जैन मंदिर तोड़ के, जब ये ऐसा झूठ प्रचारित करेंगे तभी तो हिंदू टूटेंगे। निखिल जैन इसी टूल किट का हिस्सा है और इसीलिए निखिल जैन अचानक ये ले आया। और फिर कह रहा हूं, रोमिला थापर का एक जवाब दिखाइए और फिर किसी दिन आ जाइए, 1 घंटे की डिबेट करेंगे। इस ब्रेक के बाद आ रहा हूं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं। 30 सेकंड में इस पूरे विवाद का समाधान क्या है? तारिक खान जी, आपसे शुरू करता हूं। देखिए, समाधान ये है कि इस तरीके के जो जजमेंट्स हैं वो नहीं देना चाहिए कोर्ट को, और जो कानून बना हुआ है वो देखना चाहिए। बाबा साहब ने क्रांति प्रतिक्रांति जो किताब, उनके जो स्पीच थी, उसका प्रकाशन जब हुआ तो उसमें जो विवाद था उन्होंने लिखा
कि मुसलमानों ने, मैं फिर से बोल रहा हूं, मुसलमानों ने और हिंदुओं ने बौद्ध धर्मों के जो स्थल थे, जो मठ थे, उसको तोड़ा, उसको नष्ट किया। ये बात बाबा साहब की एक किताब में, और बाबा साहब की एक किताब में ये भी लिखा था, बाबा साहब की एक किताब में ये भी लिखा था कि मुसलमान जो है सिर्फ वो जो ब्रदरहुड है वो मुसलमानों के साथ ही करता है। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि आबादी, बाबा साहब ने ये भी कहा था अगर बाबा साहब की बात मान ली गई होती आप बंटवारे के वक्त, तो आज ये दंगे नहीं हो रहे होते, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि आबादी की अदला बदली कर दो। बाबा साहब को इतना मानते हो तो पूरा माना करो सर ना। बाबा साहब को भी टुकड़ों टुकड़ों में मानते हो, दिक्कत ये है आप भी बाबा साहब को टुकड़ों टुकड़ों में मानते हो। बाबा साहब ने जो हिंदुत्व के बारे में कहा था वो भी बोल, हाँ तो मान बोल, वो तो आपने बोल ही दिया। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि मुसलमानों के बारे में क्या कहा था बाबा साहब। मैं तो कह रहा हूँ बाबा साहब ने तो बिल्कुल सही सॉल्यूशन दिया था। उन्होंने आजादी के वक्त कहा था आबादी की अदला बदली कर दो। अगर वो सॉल्यूशन हो जाता तो आज संभल नहीं होता, आज अजमेर शरीफ नहीं होता, और आज जजों को आप गाली नहीं दे रहे होते। निखिल जैन, आपकी तरह झूठा नहीं हूं मैं। अरे अच्छा, झूठा साबित कर दूं, साबित कर दूं, साबित कर दूं। बाबा साहब की किताब लेकर आएंगे, अगली बार पढ़ेंगे। तारीख खान हिसाब होगा, तारीख खान हिसाब होगा अगली बार। जिस दिन आप आएंगे पहले यही आपको बाबा साहब की किताब से पढ़ के बताऊंगा, और उसके बाद कान पकड़ के माफी मांग लेना। तारीख खान, झूठ आप बोलते हो। मैं समाजवादी पार्टी का नहीं हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का नहीं हूँ कि मैं झूठ बोलूं। निखिल जैन, क्या लिखा है? निखिल जैन, अभी आपने झूठ बोला। रोमिला थापर का पढ़ के बता दीजिएगा कहीं से होगा तो, जानकारी होगी तो ले आइएगा। निखिल जैन, जिसने संविधान लिखा, निखिल जैन, निखिल जैन, अशोक जी जो आपने विनीत जी से सवाल पूछा था, मैं उसके साथ सहमति रखता हूं कि अगर सर्वे करने से कुछ होना ही नहीं है, सिर्फ माहौल खराब होगा, तो सर्वे भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तारिक भाई के साथ मेरी सहमति है कि ऐसे ऑर्डर्स नहीं आने चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ध्यान रखना चाहिए। और आखिरी बात मैं जो कहना चाह रहा था, भाजपा के प्रवक्ता ने एक सुनियोजित साजिश की बात देश के सामने लाई, और बहुत सही बात लाई कि कोर्ट से एक जजमेंट आती है, 2 घंटे के बाद सर्वे होता है, और उस जजमेंट पे फिर पथराव होता है नकाबपोश लोगों के द्वारा। अब वो नकाबपोश लोग भाजपा के होंगे या किसी और पार्टी या धर्म के होंगे, वो आपके दर्शक जान लेंगे। ठीक है, विनीत जैन, विनीत जी। देखिए अशोक जी, फिर दोबारा से वही मैं कहूँ कि झूठ बोलने की जो आदत है शायद वो जा नहीं रही। ये बात बिल्कुल गलत है। जो सर्वे हुआ था संभल में, वो 2 दिन पहले का नोटिफिकेशन था। सब जगह पे आप जाके देखिए, वो नोटिफिकेशन जो कमिश्नर थे वो इशू करा था 2 दिन पहले का था। आप देख लीजिए जाके, 2 घंटे में वो नहीं हुआ था। तो ये झूठ एक तो सही कीजिएगा। दूसरी बात ये कि जो बोलने की जो सेंस होती है ना अशोक जी, वो यहाँ पे दिख गई समाजवादी पार्टी की, कि किस तरीके से वो बोलते हैं और कितने कहते हैं। मैंने कहीं जगह पे पढ़ा है कि कहा जाता है कि जो रामगोपाल यादव हैं या अखिलेश यादव हैं वो गुंडों के नेता हैं। तो जिस तरीके की बातें यहाँ की जाती हैं वो बिल्कुल मुझे लगता है कि इस तरीके की बात बिल्कुल ठीक है। वो किसी पे निजी टिप्पणी नहीं। आरपी सिंह जी आखिरी बार, नहीं मैं किसी पे निजी टिप्पणी का समर्थन नहीं करता, वो ठीक है। वो आरपी सिंह जी, मैं तो सिर्फ जो पहले विनीत जी ने कहा, मैं विनीत जी ने कहा उस बात पे अभी भी कायम हूँ कि कल कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए, नहीं तो ये एक देश को अलग तरीके के माहौल की तरफ धकेल रहे हैं, उसका बहुत नुकसान होगा। और जुडिशरी को लेकर ये कहा जाए कि जुडिशरी आग लगा रही है, देश में आग लगा रही है, तो इसका मतलब आपको किसी पर भी विश्वास नहीं है। कल आज जुडिशरी पर कह रहे हैं, कल आप कमीशन पे ऑलरेडी कह चुके हैं, आर्मी पर ऑलरेडी शक कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कि पूरा माहौल खराब नहीं हो सकता। बिल्कुल, मुझे लगता है इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। अभी विनीत जी ने कहा, और उन्होंने अपने मन से नहीं कहा, उन्होंने कहा रामगोपाल यादव कहा जाता है कि वो गुंडों, लेकिन मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी को खराब लगा, मैंने भी इसको रोका ऐसे। लेकिन आप सोचिए कि रामगोपाल यादव जी के लिए हम शब्द कोई कहते हैं तो खराब लगता है, और देश के जजों पर हम कितनी आसानी से कह देते हैं कि वो जज जो हैं आग लगाते हैं। क्या ये सही है? सोचना चाहिए, अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक थे बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची धनिया हल्दी, असली मसाले सच। MDH